नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आज हम जिस मसले पर चर्चा करेंगे वो हमारे यहाँ बड़ा सुनते हैं ना साहब, सिस्टम में बाबूगिरी बहुत है, रेड टेपिज्म बहुत है। हमारे यहाँ काम जो है वो ठीक से नहीं होते, हमारे यहाँ बाबुओं की बड़ी ताकतवर भूमिका होती है। हमारे यहाँ अफसरशाही के सिस्टम में अफसर जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। मैंने कई बार अपने आप से सवाल पूछा, मैंने कहा भाई ये समझ में नहीं आता कि ये नौकरशाही जो है ये अफसरशाही में कब तब्दील हो जाती है। बड़ा बुनियादी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। भाई सरकार की तरफ से अगर कोई समाज के काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है तो वो नौकरशाही की कैटेगरी में आता है। ये अफसरशाही कैसे हो जाती है? अगर अच्छा अफसर होता है तो क्या उसको अच्छा अफसर होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और अगर बुरा अफसर होता है तो क्या उसको नेताओं या सत्ता से जुड़े होने का लाभ मिलता है। बड़ी पुरानी ये सब बातें हैं, कहावतें हैं। हिंदी सिनेमा के माध्यम से आपने तो बड़ा देखा होगा तस्वीरें पुलिस वालों की खास तौर से कि कैसे वो भ्रष्ट हो जाते हैं नेताओं से जुड़कर। लेकिन आज हम जिस कहानी पर ध्यान देने वाले हैं वो मुझे बड़ी अटपटी सी लग रही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हृदेश जोशी, उनकी कहानी है, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट लेकर पढ़ रहा था ये कार्यक्रम करने से पहले। समझ में नहीं आया भाई, एक अफसर एक समय पर ईमानदार और एक समय पर भ्रष्ट, बड़ा अजीब सी स्थिति है। कानूनी पहलू हैं वो सब आपको हृदेश जोशी समझाएंगे, वो सब मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन अटपटा सा लगता है। एक अफसर एक सिस्टम में ईमानदार और एक अफसर एक ही सिस्टम में भ्रष्ट। नरेंद्र मोदी की दो बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहली, उन्होंने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा कि कैसे सरकार में जो नीचे के स्तर से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक है उसकी एक बड़ी भूमिका है और उसकी ताकत को मैं जगाना चाहता हूं। दूसरी एक और बात उन्होंने कही थी राजनीतिज्ञों के बारे में। उन्होंने कहा था कि राजनीतिज्ञ जो है अगर उनके खिलाफ कोई मामले चल रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी रफा दफा करना चाहिए। वो क्यों इससे प्रताड़ित हों इस बात से, अगर वो निर्दोष हैं, और अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है मोदी जी, ये तो ऐसा आपको करना चाहिए, अब आप देश के प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक अफसर एक सरकार में भ्रष्ट, एक अफसर एक सरकार में ईमानदार। ये रिपोर्ट संजीव चतुर्वेदी के बारे में हृदेश जोशी की है, गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को। संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। यहाँ सफाई कर्मी से लेकर सुलभ वाले हैं या फिर माली हैं जो बगीचे में काम करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन तमामों की वो मसीहात है। एक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को तकनीकी वजह से इस पद के लायक नहीं समझते। दूसरी ओर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला को दिया एम्स के गार्ड का बयान है जो चतुर्वेदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को दिखाता है। चतुर्वेदी ने अपने करीब 2 साल के कार्यकाल में एम्स में भ्रष्टाचार के दर्जन भर मामले उजागर किए हैं। कई अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है जिस पर कार्रवाई हो रही है। 2012 में संजीव चतुर्वेदी पहले चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनकर एम्स आए और 2 साल के भीतर ही 10 बड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले उजागर कर भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के निशाने पर आ गए। शायद इसी के चलते पहले उन्हें हटाया गया और अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट ही खत्म करने की तैयारी चल रही है। ऐसे अधिकारी को बिना कारण बताए एम्स के सीवीओ पद से अचानक हटाने पर हंगामा तो होगा ही, लेकिन अगर चतुर्वेदी इस पद के लायक ही नहीं है तो क्या ईमानदारी की दलील ही उन्हें बचा सकती है? कतई नहीं। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बहुत से सरकार करती हैं, चाहे ये सरकार रही हो चाहे पिछली सरकार रही हो। इसमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर हाव हल्ला मचाना या इसको राजनीतिक रंग देना कतई ठीक नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं वो नादानी कर रहे हैं। अगर हर्षवर्धन की बातें सही हैं तो सवाल ये है कि चतुर्वेदी को इस पद पर अब तक कैसे रहने दिया गया? भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस के 2002 बैच के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने ही 2012 में एम्स में सीवीओ के तौर पर तैनात किया।
तब सीवीओ ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि अगर एम्स में सीवीओ का पद स्थायी और फुल टाइम है तो इसके लिए सीवीसी का अनुमोदन जरूरी है। इसके जवाब में मंत्रालय ने दलील दी कि ये पद स्थायी नहीं है और पहले कभी भी एम्स में सीवीओ के लिए सीवीसी की मंजूरी नहीं ली गई, क्योंकि एम्स एक शैक्षणिक और शोध संस्था है, व्यावसायिक संस्था नहीं। इसलिए विजिलेंस मैनुअल में एम्स जैसी संस्था के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी का नाम शुरुआत से ही सीवीसी की वेबसाइट पर बतौर एम्स के सीवीओ मौजूद है और सीवीसी ने चतुर्वेदी के नाम को वेबसाइट से कभी हटाया भी नहीं। पिछले 2 साल में उन्होंने बतौर सीवीओ भ्रष्टाचार के जो भी मामले उजागर किए, उन्हें बतौर सीवीसी ने सहमति दी। इन सब मामलों पर जांच भी चल रही है। जहां एक और संजीव चतुर्वेदी अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी और नेता उन्हें हटाने की लगातार मांग कर रहे थे और इन्हीं में से एक हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के नेता जेपी नड्डा भी थे। दिलचस्प है कि नड्डा की शिकायत पर सरकार ने इस मामले की जांच की और इसी साल 23 मई के दस्तावेज में चतुर्वेदी को बेदाग अफसर बताते हुए उनकी पीठ थपथपाई। साथ ही ये भी कहा कि उनके सीवीओ पद पर रहने का मामला सुलझ गया है। हमारे पास 23 मई का एक दस्तावेज है जिसमें साफ तौर पर इसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने, और इसमें जो दस्तखत किए गए हैं वो स्वास्थ्य सचिव के हैं, हेल्थ सेक्रेटरी के हैं, उसमें कहा गया है कि एम्स में सीवीओ की पोस्ट कोई परमानेंट या फुल टाइम पोस्ट नहीं है और उसको निर्धारित करने की सारी संवैधानिक जरूरतें पूरी कर ली गई हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस चिट्ठी में बाद में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि संजीव चतुर्वेदी एक मिसाल देने लायक अफसर है और उसकी ईमानदारी बेदाग है। और यह भी कहा गया है कि संजीव चतुर्वेदी ने सीवीओ रहते हुए कई भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश किया। चतुर्वेदी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पद के अधिकारी हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि सीवीओ के पद पर केवल जॉइंट सेक्रेटरी पद का अधिकारी ही बैठ सकता है। लेकिन सच यह है कि विजिलेंस मैनुअल में इस शर्त का कहीं जिक्र नहीं है। भ्रष्ट अफसरों की आंख की किरकिरी बने संजीव चतुर्वेदी को हटाने की यूपीए सरकार में भी कई कोशिशें की गई, लेकिन वो नाकाम हुई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के दौर में उन्हें एम्स से हटाकर कम अहम समझे जाने वाले विभाग आयुष में भेजने की कोशिश हुई। तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुलकर चतुर्वेदी की पैरवी की और उन्हें इस पद पर बनाए रखा। यही नहीं, निर्देश भी दिए गए कि चतुर्वेदी को इस पद से हटाने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को बताना जरूरी होगा। बाद में तो स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी संसद की स्थायी समिति को भरोसा दिया कि चतुर्वेदी को कतई परेशान नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच अब सवाल यह है कि अचानक उन्हें अपने पद से क्यों हटाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अगर चतुर्वेदी की तैनाती असंवैधानिक साबित हो गई तो वो तमाम आरोपी बेदाग बच जाएंगे जिनके खिलाफ संजीव चतुर्वेदी की मुहिम की वजह से आज मुकदमे चल रहे हैं या जांच हो रही है। संजीव चतुर्वेदी के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने तकनीकी वजह को हटाने का कारण बताया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर संजीव चतुर्वेदी वास्तव में सीवीओ के पद में रहने लायक नहीं है या उनका सीवीओ बनना असंवैधानिक है, तो सरकार ने अपने आदेश में उन्हें सिर्फ 3 महीने के लिए इस पद से क्यों हटाया है। कानन पात्रा, रवीश रंजन शुक्ला और केतकी आंग्रे के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुनाई, उन्होंने कहा ये तो सब सरकार में होता ही होता है, कहाँ आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तूल दिया जा रहा है, अगर इसका राजनीतिकरण हो रहा है तो गलत है। नकवी साहब क्या बताएं, नकवी साहब हैं, वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए गंभीर मसला नहीं, ये सर की रोज होने वाली चीजें हैं। नितिन सेठी हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। हृदयेश है मेरे साथ, जो कि मैंने आपको बताया हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और सुभाष अग्रवाल है, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है। मसला बड़ा क्लियर है कि एक संजीव चतुर्वेदी एक समय में भ्रष्ट, एक समय में ईमानदार और एक समय में एक पद पर रहने वाले जो असंवैधानिक है। हृदयेश, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, ये बाबूगिरी की प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? जी देखिए, इसको अगर आप पॉलिटिकली, हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, ये अगर आप पॉलिटिकली समझना चाहते हैं, इस वक्त सबसे खुश आदमी जो होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, जो कांग्रेस के नेता हैं और चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि फॉरेस्ट्री स्कैम जो हुआ था, जब संजीव चतुर्वेदी वहां पर एज ए डीएफओ तैनात थे और नितिन ने सबसे पहले वो स्टोरी ब्रेक की थी, उसको बाद में हमने फॉलो किया, उसमें अभिज्ञान उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, बहुत बड़ा मामला था।
संजीव चतुर्वेदी को सस्पेंड किया गया, चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको सड़क पे आ गए थे वो। उसके बाद उन्होंने कैट में गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए, और उसके बाद वो कोर्ट में गए। उन्होंने जो ये अपना काडर है, रिक्रूटिंग काडर, दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में गुहार लगाई, जांच हुई, उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें क्लीन चिट दी। जब चतुर्वेदी इधर आ गए तो उन्होंने फॉरेस्ट्री स्कैम के बारे में जांच करने के लिए कहा, और वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अगर वो मामला कोर्ट में सीबीआई जांच में अगर आगे बढ़ती तो वो सारे मामलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के बड़े बड़े मंत्री और खुद उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। वो राहत कभी भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं दे पाए, लेकिन आज बीजेपी ने वो काम कर दिया। क्योंकि अगर सीवीओ पद से, जैसा कहा जा रहा है, जो डिस्कोर्स डेवलप किया जा रहा है कि असंवैधानिक है, अगर वो बात हो जाती है तो जितने मामले संजीव चतुर्वेदी ने अभी सीवीओ रहते पकड़े हैं वो तो जाएंगे। सही बात है। हाँ। और वो जो हरियाणा में उनकी मुहिम है साफ सफाई की, वो भी कमजोर हो। नितिन, क्या कर सकती है गवर्नमेंट अब अगर संजीव चतुर्वेदी अपनी बात को सरकार के सामने वापस रखें? मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ एक चीज करने के लिए सरकार ऐसा अपने जाने की गलती हो गई, जाने अनमाने, और अपना डिसीजन बदले। क्योंकि एक चीज मैं आपको बहुत साफ बोलूंगा, और इसमें ये गलत बात है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए बोला है। अगर आप देखेंगे एक पूरी कतार है चिट्ठियों की जहां वो खुद संजीव चतुर्वेदी को लिख रही है, बोलते हुए कि आप सीवीओ हैं, आप हमारे को केसेस भेजिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि मंत्रालय के सीवीओ ने चिट्ठी लिख दी, तो सीवीसी ने वापस जवाब दिया कि आप इसमें नहीं कर सकते, सीवीओ एम्स के संजीव चतुर्वेदी है, उनको बोलिए कि केस फॉरवर्ड करे। संजीव ने केस फॉरवर्ड किए, और सीवीसी ने वही केसेस सीबीआई को मार्क किया और बोला इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसी के बीच चार्जेस लगा दिए गए। तो जब सीवीसी को कोई परेशानी नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मंत्री साहब कह रहे हैं सीवीसी को परेशानी है? सुभाष जी, आपके हिसाब से क्या हो सकता है अब? देखिए, क्या हो सकता है नहीं, क्या हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं। संजीव चतुर्वेदी बहुत ईमानदार अफसर माने जाते हैं, पर दूसरी बात भी नोट करने की है, डॉक्टर हर्षवर्धन की भी छवि उतनी ही उज्जवल है। आपको याद होगा कि बिना किसी पुलिस कंप्लेंट के, बिना किसी बात के उन्होंने डीएनए टेस्ट अपना करवाया। कोई राजनीतिज्ञ में इतना दम नहीं है जो कि इस तरीके से डीएनए टेस्ट करा के अपने आप को अपनी पहल पर निर्दोष साबित करे। इसमें जो कड़ी है, कमजोर कड़ी, वो ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने किन लोगों ने ये बात रखी कि इनकी जो नियुक्ति है ये गलत है और इसको हटाइए, जेपी नड्डा। ऐसे तो सरकार में बहुत सारी नियुक्तियां गलत होती हैं। हाँ। हमारे आर्मी चीफ का भी इतना बड़ा मसला था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाँ। बहुत सारी गलतियां होती हैं, आज वो बीजेपी में है। इसमें जो कमजोर कड़ी है वो है जिसने कि डॉक्टर हर्षवर्धन तक इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करी कि इनकी नियुक्ति अवैधानिक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इन्हें बेईमान नहीं कहा है, भ्रष्ट नहीं कहा है, उन्होंने नियुक्ति पर सवाल उठाया है। मेरे पास ये दस्तावेज है जो कि चांस की बात है, अभी 2-4 दिन पहले ही आए हैं। सीआईसी ऑर्डर के बाद सीवीसी और एम्स दोनों ने पहले देने से मना कर दिया था, सीआईसी ऑर्डर के बाद आए हैं, जिसमें 1/6/2012 से लेके 27/5/2013 के बीच के जितने भी केसेस हैं जो सीवीसी ने एम्स के लिए भेजे थे, वो सारा कॉरेस्पोंडेंस है कि भ्रष्टाचार को पकड़ा जाए। मैं कहता हूं इन केसेस में से निकलेगा कि किसने ये दबाव डाला है, किसने ये नियुक्ति की बात उठाई है। कमजोर कड़ी वो है जिसने कि डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ विजय साहब कुछ कहना चाहता, फिर मैं विजय सुनकर शास्त्री को जाऊंगा। याद है आप ही ने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, हमने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, और वो स्टोरी थी विनीत चौधरी जो डिप्टी डायरेक्टर एम्स हुआ करते हैं। हमने किया था किस तरह से उनके और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब फॉरेस्ट स्कैम हुआ था तब भी मैंने इस मसले को उठाया था न्यूज पॉइंट में। तो वो मामला जो है, जेपी नड्डा और हिमाचल के कई नेता जिनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिटर्न में प्रूफ नहीं है, वैसे प्रूफ है, वो क्यों दबाव डाल रहे हैं? विनीत चौधरी हिमाचल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ये सच्चाई है, उनका नाम इसमें है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है संजीव चतुर्वेदी के कहने में। अभिज्ञान इस बात को दर्शकों को, हम तो समझते हैं, को समझने की जरूरत है कि अगर ये ऑफिसर की सीवीओ के तौर पर असंवैधानिक साबित हो गया तो सारे ऑफिसर बच जाएंगे जो अभी तक इसने पकड़े। ये बहुत बड़ा गैमेट है। सोनकर जी, आप सुन रहे हैं आराम से, क्या ये सब जेपी नड्डा के दबाव में हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्यों नहीं? और बल्कि हमने तीनों वक्ताओं की बातें भी सुनी
हाँ। और उसमें स्वतः बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं जो आप भी समझ रहे होंगे जी। कि ये सब जो ये ट्रांसफर हुआ है, हाँ। इसमें कहीं भी संजीव जी के ईमानदारी और निष्ठा और उनके कार्य कुशलता को कहीं सस्पेक्ट नहीं किया गया है। और जहां तक हमारे मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी की बात है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के भी छवि के बारे में कहीं से कोई शंका की बात नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई इस प्रकार का निर्णय हुआ है तो इस निर्णय को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि ये प्रशासनिक निर्णय है, और प्रशासनिक निर्णय में इस प्रकार के अक्सर निर्णय होते रहते हैं, कार्रवाई होती रहती है। हम सफेद और जहां तक एक ईमानदार अधिकारी की बात है, तो हर्षवर्धन जी की छवि कैसी है, चतुर्वेदी जी की छवि कैसी है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ा मूर्ख किस्म का आदमी हूं, मैं हृदय जी की तरह समझदार नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, मेरी समझ के बाहर है कि एक समय पर एक अफसर ईमानदार और एक समय पर वही अफसर भ्रष्ट, तो वो थोड़ा सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बड़ी आसान सी बात है। कोई अफसर अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि वो ईमानदार है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो ईमानदार नहीं है, उसको तकनीकी कारणों से हटाया गया। सोनकर साहब, आप भी जानते हैं मेरे थोड़े बहुत घटिया किस्म के तजुर्बे को, आप समझ रहे हैं मेरी बात। बहुत सरकारें मैंने भी देखी, भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को पता नहीं उस समय आप कहां थे, लेकिन आपकी सरकार भी मैंने बड़ी करीब से देखी। सरकारें ये सब करती है, कानून और फाइलों में से तरीके ढूंढे जाते हैं मसलों को फिक्स करने के लिए। हम एक दूसरे को कहते हैं बाबूगरी की सबसे बड़ी जादूगरी यही होती है कि वो ऐसे मसले को घुमा देते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता। फैक्ट ये है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या मैं आपकी बात का यकीन करूं, हृदय की बात का यकीन करूं, कागजों का यकीन करूं। मेरी समझ भी नहीं आ रहा है कि संजीव चतुर्वेदी हैं कौन, क्या ये भ्रष्ट हैं और क्या ये ईमानदार है, बस ये मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं सोनकर जी आपसे सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं। देखिए अभिज्ञान जी, आप एक मिनट सर, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सर, बड़ी विनम्रता से, आपको पता है मैं ऐसे वाले प्रोग्राम नहीं करता हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जहां होते हैं वहां पे भी आप जानते हैं कितनी खिड़कियां खुलती हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, क्या संजीव चतुर्वेदी ईमानदार है? बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी ईमानदारी में कोई शंका नहीं, उनकी ईमानदारी में कोई शंका अगर उत्तर चाहते हैं तो मैं उतना ही बता रहा हूं। आ रहा हूं। हाँ, नितिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए अभिज्ञान और हमारे दर्शकों को कि संजीव चतुर्वेदी ऐसा क्या ढूंढ रहे थे एम्स में, ऐसे क्या केसेस पकड़ रहे थे जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। एक केस जहां किसी आला अफसर ने अपने कुत्ते का इलाज कराया कैंसर वार्ड के अंदर, जहां हजारों पेशेंट वेट करते रहते महीनों। ऐसे उन्होंने केसेस पकड़े जहां पे लोगों को हायर किया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे, जो सिक्योरिटी गार्ड एम्स में थे ही नहीं। ऐसे केसेस पकड़े जहां लोगों की पेंशन लेके उनकी पेंशन जमा नहीं हो रही थी। कम से कम 20-25 ऐसे बड़े केसेस जहां पे इक्विपमेंट खरीदा जाता था। बात है, मैंने गवर्नेंस बहुत सालों बहुत करीब से देखी, तो साफ बात है। उन्होंने कहा भाई भ्रष्टाचार का आरोप तो यार लगा नहीं सकते, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ है, राष्ट्रपति से एंडोर्समेंट 4 बार हो चुका है। एंडोर्समेंट। अब यार ऐसा है, अब जैसे हृदय जोशी जी हैं, अब इनको मुझे हटाना है, अब क्या करें? इनकी पत्रकारिता में तो खराबी है नहीं, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। का बटन टूटा मिल गया। हाँ, इनका बटन टूटा मिल गया, या ऐसा है कि इनको कुछ और महकमे में इनकी ज्यादा जरूरत है, वहां पर इनकी ज्यादा बातें और भी हो सकती हैं। एक मिनट सुनकर साहब, पूरा वक्त दूंगा आपको मैं समय के, जैसे मैंने कहा ना, मैं ऐसे सवाल ये नहीं कराता हूं बहस, मैं समय के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, पूरा वक्त लीजिएगा आप, क्योंकि आपके स्पोक्स पर्सन, आप भी नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा ये तकनीकी मामला है। मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए तकनीकी मामला है ना, वो शायरी जरूर आके टीवी पे सुना देते हैं जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं। तो बेसिकली नितिन, क्या ये स्टोरी कि एक कारण आप ढूंढिए कि हटाए कैसे? अब प्राइमा फेसी तो आप ये कहकर हटा नहीं सकते कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि ऐसा है, ये तो पोस्ट ही नहीं है, ये क्यों बैठे हुए यहां पर? अब ये एक लीगल बहस की शक्ल लेगा, कानून आना जाना, कोर्ट इस लीगल बहस के एक कदम पीछे चलिए और आप सोचिए कि जेपी नड्डा साहब ने कब चिट्ठी लिखी। पहली चिट्ठी उन्होंने तब लिखी कुछ दिन इसके बाद कि जब अफसर के अगेंस्ट चार्ज शुरू हो गए थे।
उनकी दूसरी चिट्ठी फिर आई जब सरकार ने एक्शन और लिया। उनकी आखिरी तीसरी चिट्ठी तब आई जब उस अफसर के अगेंस्ट सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद की, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जेपी नड्डा साहब लगातार अपनी चिट्ठियों में क्या लिख रहे थे? यही लिख रहे थे क्रोनोलॉजी जो है चिट्ठी की बिल्कुल साथ साथ चल रही थी कि विनीत चौधरी के साथ क्या क्या होता जा रहा है। वो अपनी चिट्ठी में सीवीसी का वो पहला चिट्ठी को इन्वोक कर रहे थे, जिसमें सीवीसी ने कहा था अगर ये फुल टाइम जॉब है तो आपको हमें परमिशन की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा है फुल टाइम जॉब नहीं है। आज तक कभी सीवीसी की क्या जेपी नड्डा साहब अपनी चिट्ठियों में इस प्रश्न को उठा रहे थे कि क्या चतुर्वेदी जी के वहां रहने की जरूरत है या ये पद ही नहीं है? वो कई किस्म के ऐसे ही तकनीकी सवाल उठा रहे थे। हाँ। और आप ये सोचिए कि हिमाचल में बैठे हुए राज्यसभा एमपी को अचानक कैसे ज्ञात होता है कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है एम्स के एक एक्ट के अंदर एक डेप्यूटी। अब सोनकर साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा, चूंकि आपने एकदम स्पष्टता कहा और मुझे अच्छा लगा कि आपने साफ साफ कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है चतुर्वेदी साहब की ईमानदारी को लेकर। मेरा पॉइंट यह है कि कोई सीवीओ किसी एम्स के पद पर है या नहीं है, या ये पद अपने आप में सही है या नहीं है, इस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की रुचि क्यों है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मुझे। मैं कतई हृदय जोशी की बात मानने को तैयार नहीं हूं कि विनीत चौधरी क्या मसला जब आ रहा है उसके साथ साथ वो चिट्ठी लिख रहे हैं। ये बिल्कुल हृदय जोशी की अपनी निजी राय है और मैं इससे ना इत्तेफाकी रखता हूं। मैं आपकी सुनना चाहता हूं। नहीं, देखिए, एक सांसद का जो की भूमिका वो केवल संसद में नहीं बल्कि वो हर जगह उसकी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। और अगर नड्डा जी ने इस संदर्भ में कोई बात उनके समझ में आई, ऐसी बात जो तकनीकी स्तर पर वो ठीक नहीं थी, तो उसको उन्होंने पत्र के माध्यम से अगर सरकार के सामने रखने की कोशिश की तो इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सांसद का ये दायित्व होता है। मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूं और हमने भी सैकड़ों प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न जरूरी नहीं होते हैं कि उस प्रश्न के उन डिपार्टमेंट से हमारे संबंध हो, पर अगर ऐसी कोई हमारे सामने समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में हम सदन में भी रख सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो संबंधित विभागों से भी हम लिखा पढ़ी कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दलील को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एक दायित्व समझकर जेपी नड्डा साहब ने चिट्ठी लिखी और उसको फॉलो अप किया। जो मैं नहीं लिख सकता चिट्ठी, मैं चाहता भी लिखना चिट्ठी की भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्यादा प्रोमिनेंस और मिलनी चाहिए, तो मैं कैसे चिट्ठी लिख सकता हूं? मैं एक आम नागरिक हूं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें आप भी कर सकते हैं अभिज्ञान जी। नहीं, मैं आपकी मजाक की बात कर रहा हूं कि आप भी कुछ कर सकते हैं, करके दिखाइए और करते भी हैं लोग। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। आप तो क्या करें ना, आजकल पत्रकार तो अलग अलग पार्टियों के समर्थक ही हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता, वो अलग मसला है। लेकिन आप नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूं, ये बता रहा हूं ना। मैं अभी तक मेरा करियर जो है वो आंदोलनों से नहीं बना है। तो एक पॉइंट सर यहां पर, क्योंकि अभी बड़ा टेक्निकल सा होता जा रहा है, पॉइंट ये है कि ये कहानी जितनी मेरी समझ में आ रही है बड़ा स्पष्ट है कि आप चतुर्वेदी पर डायरेक्ट चार्ज कोई उठा नहीं सकते थे। आप कोई ऐसा पत्र लिख नहीं सकते थे जहां आप कहते हैं कि संजीव चतुर्वेदी भ्रष्ट हैं या उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है या उनके खिलाफ। तो आपने एक कारण ढूंढा। अब मैं सुभाष जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत प्रतिष्ठित आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। पहली चीज तो मेरी ये नहीं समझ में आती कि एम्स जैसे बड़े संस्थान में अगर विजिलेंस ऑफिसर है तो उसमें कुछ गलत है? नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए इतने बड़े संस्थान में। और जो उन्होंने संजीव चतुर्वेदी ने एक्सपोजर्स किए हैं, हाँ, क्योंकि उसके कागज आप लेकर बैठे हो, इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या एम्स जैसे संस्थान में कोई विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। इतने एक्सपोजर्स उन्होंने किए हैं और इतने उनके बारे में प्रतिष्ठा पूर्वक सारे लोगों ने लिखा है, उसको देखते हुए तो ये साफ नजर आ रहा है कि एम्स में तो जरूर होना चाहिए ये पत्र। अगर तकनीकी कारणों से, जैसे मैंने कहा ना, हृदय जोशी की बात में मैं 100% इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर तकनीकी कारणों से ये नियुक्ति गलत थी, यही है ना मसला, अगर तकनीकी कारणों से ये नियुक्ति गलत थी तो संजीव चतुर्वेदी रहे वहां पर या कोई रहे वहां पर, एम्स में इसका मतलब विजिलेंस ऑफिसर नहीं होगा? मुझे समझाइए, मुझे नहीं पता। नहीं, विजिलेंस ऑफिसर तो होगा, वो तो अभी इन्होंने किसी की टेम्परेरी पोस्टिंग भी करी है 3 महीने के लिए जी। पर सवाल ये है कि वो विजिलेंस ऑफिसर जो अफेक्टेड लोग हैं, हाँ,
उनके खिलाफ उनके साथ और जैसा हृदयेश ने कहा कि जो अभी तक की जांच हुई है या जो अभी तक के मसले आए जिनके कागज आप लेकर इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग बगैर किसी मसले के बरी हो जाएंगे। यही बात है, बरी हो या नहीं हो, वही नहीं। हाँ। आप ये सोचिए 2 साल तक ये अफसर रहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें बीजेपी के भी एमपीज थे, कई अफसर, नड्डा साहब खुद, कई सारे सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी हेल्थ, इन सब ने संजीव चतुर्वेदी के फेवर में लिखा है। तो क्या ये सारे चोर थे? और ये चोर थे तो इनके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया जाएगा? मैं जोड़ना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जिन्होंने इनको पहले आयुष में भेजने की बात करी, यहां से हटो आप, और वो भी डीडीए जो विनीत चौधरी थे उनके दबाव में हुआ था, उन्होंने बाद में इनको आउटस्टैंडिंग सीवीआर दिया और उन्होंने उस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी, सोनकर शास्त्री जी को मालूम नहीं है, उनका लोकस स्टैंडाई नड्डा साहब का ये भी है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे हेल्थ के, उस कमेटी को उन्होंने लिख के दिया गुलाम नबी आजाद साहब ने, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस अफसर को कोई टच नहीं करेगा। सोनकर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, देखिए, बस मेरा ये है कि ऑफिसर उनके साथ उन्होंने जितने केसेस किए हैं और वहां पर गलतियां पकड़ी हैं, जो अपराध हुए हैं और वो अपराध संज्ञान में आ चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, क्या कोई ऐसा भी वजह हो सकता है जिससे ये सारी चीजों को खत्म भी किया जा सकता है क्या? मैं वो बता रहे थे हृदयेश जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कैसे खत्म हो जाएंगे जो केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो संज्ञान में आ चुके हैं? नहीं, वो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। को अगर आप कह देंगे कि इस पद में बैठने के लायक ही नहीं, असंवैधानिक था, अगर कल कोई हमसे कहे कि ये आदमी तो इसका तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो गाड़ी गलत चला रहा था, तो वो तो अंदर हो जाएगा, उसके पर तो केस बनेगा, तो उसी हिसाब से उनकी संवैधानिकता को चैलेंज किया जाएगा। इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वो मामले उजागर हो चुके हैं, उसमें से कई मामलों के कागज जो है वो सुभाष अग्रवाल जी लेकर बैठे हुए हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हाँ, मैं शास्त्री जी को बता दूं, हाँ, कि चाहे वैसे मामले खत्म नहीं हो, हाँ, पर जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं जिनके खिलाफ उन्होंने एक्सपोजर किया है, वो कोर्ट में जाके इस केस का पॉइंट बना देंगे कि ये तो सीबीओ बनने के मतलब लायक ही नहीं था, तो इसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो सब रद्द की जाए और फिर कोर्ट में केस चलता रहेगा, वो इतने में रिटायर हो जाएंगे। और कम से कम 20 और केसेस थे, मैं जानता हूं, अपराध के मामले में बातें स्पष्ट होती हैं। हाँ, सुनकर साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखिए, क्राइम के मामले में बात तो स्पष्ट होती है कि अगर एक बार चोर पकड़ गया, भले ही उसको पकड़ने वाला किस भी तरह का व्यक्ति हो, पर अगर वो उसका एक्सपोजर हो गया तो उसे फिर वापस ले जाना मुश्किल होता है, भले ही उस अधिकारी वो रहे न रहे, कहीं भी रहे, पर जहां वो रजिस्टर्ड हो जाता है, जहां मामला उजागर हो जाता है, तो वहां पर कार्रवाई होती ही है। उससे मुझे नहीं लगता कि इनके ट्रांसफर से उन केसों पर कोई असर आने वाला है। तो आपको लग रहा है कि उन केसों पर कोई असर आने वाला है? आप नहीं मानते कि वो किसी दबाव के तहत जो है वो ये पूरा तरीका निकाला गया कि साहब ये पद ही सही नहीं है, क्यों इस पर किसी को रहने की जरूरत है, फिर 3 महीने की नियुक्ति हो रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हृदयेश, मेरी समझ में जो बात नहीं आ रही है वो ये है कि अगर वो नहीं भी रहे तो ऐसा तो नहीं है कि एम्स में सब कुछ सही तरीके से चलने लगेगा, इसकी सारे सबूत मिल जाएंगे, तो फिर उसकी आगे की कार्रवाई कौन करेगा, ये समझाइए। अभी जो जब तक संजीव चतुर्वेदी आए भी नहीं थे तब तक यही था कि जो एक पार्ट टाइम जॉब था और किसी और ऑफिसर को दिया जाता था, जैसे विनीत चौधरी पहले देख रहे थे, और लोग भी अभी भी जो है किसी जॉइंट सेक्रेटरी को काम दे दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम डेडिकेटेड सीबीओ था जो इस काम को देख रहा था। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नड्डा साहब की शिकायत पर ही इसी हेल्थ सेक्रेटरी ने जिन्होंने ऑर्डर किया है इनको ट्रांसफर करने का, उन्होंने जांच कराई और 23 मई को 16 मई को मोदी जी ने बड़ी भारी जीत हासिल की, सरकार बनी। 23 मई का लेटर हमारे पास है, हमने इस स्टोरी में दिखाया था। आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है और सीवीसी की जो पूरी लड़ाई चल रही है सीबीओ की, उसको भी उन्होंने खत्म किया। उसमें कहा कि ये मामला सेटल हो गया है, सरकार कह रही है। और अब उसी ऑफिसर को जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर साहब वहां पर आते हैं, उनको ऐसी जानकारी दी जाती है कि वो कहते हैं कि आप कोई भी बताइए जो थोड़ा सा भी ब्यूरोक्रेसी को जानता है, हेल्थ सेक्रेटरी को कौन ओवर पावर कर सकता है, वो राइट कर सकता है, हेल्थ मिनिस्टर। उसके अलावा उनको सवाल भेजा, हमने करते हुए सवाल भेजे, मैंने पूछा कि आपने डिसीजन लिया? उनका सिंपल जवाब था, मैंने नहीं, मंत्री ने डिसीजन लिया। कौन हेल्थ सेक्रेटरी जो पिछले 2 साल से अपना डिसीजन डिफेंड करते आ रहा है, अचानक उसके ऊपर कौन आके बैठ गया कि क्या बदलाव आया कि उसको ऑर्डर बदलना पड़ा? सिर्फ एक ही बदलाव आया कि मंत्री बदल गए, कि मंत्री बदल गए, उसकी वजह से ये डिसीजन हम ले रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस आएंगे। मैंने कहा ना, अब सेशल मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में, बड़ी पेचीदगी भरा सवाल है ये, इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये है कि जैसे मैंने बार बार कहा, मूलभूत मसला ये भाई, एक समय पे एक आदमी ईमानदार,
एक समय पे एक आदमी भ्रष्ट। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब एक ज्ञान प्रकाश मूर्ख टाइप के आप व्यक्ति हैं, उनको भ्रष्ट तो कोई कह ही नहीं रहा है भाई। ये तो बीजेपी ने भी क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया, वो भ्रष्ट नहीं है, वो तो पोजीशन ही गलत है, वो तो जगह ही गलत थी जहां वो बैठे थे। अब मैं, जैसे मैंने कहा, मूर्ख टाइप के व्यक्ति, मैं वापस आके ये भी सवाल पूछूंगा, जो कि जब सबसे पहले संजीव चतुर्वेदी का अपॉइंटमेंट हुआ था तो क्या हुआ, कैसे हुआ? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि यह बड़ा अजीब सा मसला है, बहुत पेचीदगी भरा मसला है मेरी अपनी समझ के हिसाब से, बिल्कुल। और मैं थोड़ा पहले जरा सा कटाक्ष के अंदाज में था, बहुत बात अपनी साफ तरीके से रखूंगा। जिन लोगों का इस मसले में इंटरेस्ट रहा होगा, उन्होंने साफ तौर पर मिल बैठ के संभवतः यह तय किया होगा कि इस व्यक्ति को शिकायत के आधार पर नहीं हटाया जा सकता, इसलिए नियुक्ति को, अपॉइंटमेंट को, प्रोसीजर को क्वेश्चन करो। हिंदुस्तान में आप ये जानिएगा कि आधे से ज्यादा तंत्र जो है, बल्कि 90% तंत्र ये फाइलों और कागजों में जीता है। इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं कि बाबूगिरी जो है वो सत्ता के गलियारों के साथ हाथ मिलाकर, भाषण देना बहुत आसान है। आज मैं भाषण दे रहा हूं, कोई 15 अगस्त नहीं है, मोदी जी भी भाषण दे कि उनको भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन फैक्ट यह है कि अगर इस तरह के तरीके ढूंढे जाते हैं लोगों को हटाने के, कई बार इस तरह के तरीके ढूंढे जाते हैं लोगों को फंसाने के, तो फिर आप भ्रष्टाचार को हटाने की भाषणबाजी में कमजोर होंगे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कमजोर होंगे, ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है। फैक्ट यह है कि लोगों ने सोचे समझे तरीके से तय किया कि कैसे संजीव चतुर्वेदी बगैर उन पर उंगली उठे हटे वहां से। जब संजीव चतुर्वेदी पहली बार इस पोजीशन पर आए थे हृदय, तब क्या हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे और नितिन से। तब ये हुआ था कि उन्होंने डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कोई भी अधिकारी को ये अधिकार है कि वो डेपुटेशन पे आ सकता है। हुड्डा सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया था और वो काफी परेशान थे कि डेपुटेशन में दिल्ली जब तक आपका कार्डर रिलीव न करे कैसे आए, उसे भी आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो उस वक्त जयराम रमेश हुआ करते थे पर्यावरण मंत्री, उन्होंने स्पेशल पावर का यूज करके उनको दिल्ली बुलाया था और उसको भी एक मुद्दा बनाया था। दो छोटी छोटी बातें हो रही हैं, हालांकि हम डिस्कोर्स को उस लेवल पे नहीं लाना चाहते। ये कहा जाता है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं और इनको यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। विजिलेंस मैनुअल में ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और उठाई थी इन्होंने, वो क्या थी, विजिलेंस मैनुअल में वो बात लिखी हुई है। विजिलेंस मैनुअल है और एम्स का अपना एक एक्ट है, एम्स के एक्ट के तहत इनको रखा गया है। अब आप एक किताब दिखा रहे हैं मैनुअल में जहां पे कुछ नहीं लिखा है और कह रहे हैं ये किताब इस लॉ के खिलाफ है, और आप इसको 2 साल बाद अचानक उजागर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाखों की जो गलत दवाइयां बिक रही थी वो इन्होंने पकड़ ली, कई ऐसे केसेस पकड़ लिए जिनकी वजह से कईयों के धंधे बंद हो गए वहां पे। ये इनके आने से पहले नहीं हो रहा था। तरह से यूपीए सरकार संजीव चतुर्वेदी को इस पोजीशन में लेकर आई, बहुत मुश्किल से अनबने हो गए। वो भी सबसे, मैं वही कह रहा हूं ना शुरुआत से, हुड्डा साहब आज सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर वो भी हिचक रही थी। उन परिस्थितियों में सुभाष अग्रवाल जी, आगे की कार्रवाई आपके हिसाब से क्या होगी? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए नियमों में तब्दीली करी क्योंकि वो एक कर्मठ और ईमानदार अफसर को लाना चाहते थे, इसी तरीके से अगर नियमों में कोई कमी है तो नियमों में तब्दीली करके, नहीं नियमों में तब्दीली के बजाय तो कहा जा रहा है कि नियमों की वजह से तो उनको हटाया गया है। मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। ये तो सोनकर शास्त्री जी ने शुरुआत में कहा कि वो ईमानदार हैं, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई बहस नहीं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए नियम पलटे जा सकते हैं तो इतने ईमानदार अफसर के लिए नियम क्यों नहीं पलटे जा सकते? नियमों में तब्दीली करके उनको उसी पद पे बनाए रखना चाहिए। अगर नियमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पहले तो ये डिस्प्यूट में गड़बड़ है नहीं, डिस्कोर्स को लाना चाहते हैं पॉलिटिशियन की नियमों पे आ जाए। डिस्कोर्स ये है कि बहुत बड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं, वो डरे हुए। देखिए पहले तो इसी बात पे डिस्प्यूट है कि नियमों की अनदेखी हुई है या नहीं हुई है, सही बात है। अब ये बात पे क्या, लेकिन इस कार्यक्रम से संजीव चतुर्वेदी जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, कोई और ये कार्यक्रम देख रहे हो, इस कार्यक्रम से मैं अब ये बात आपको इत्मीनान से और अथॉरिटी से बता सकता हूं कि इस पर कोई बहस नहीं अब कि वो ईमानदार है या नहीं। ये बहस
ये सोनकर शास्त्री जी कह के जा रहे हैं न्यूज पॉइंट कार्यक्रम में कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी बहुत ईमानदार अफसर थे, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हटाया उनको इसलिए गया है कि जहां वो जिस कुर्सी पर बैठे थे, जैसे आपने ब्रेक में कहा कि वो उनको नहीं हटाया, कुर्सी हटाई। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। हाँ प्लीज पूरी करिए, प्लीज पूरी करिए, प्लीज। देखिए, आपने जो ये एक चर्चा चलाया, बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छी दिशा में आप चर्चा चला रहे हैं। पर आप ये देखिए कि एक ईमानदार अफसर अगर है तो कब तक किसी एक ही जगह पर वो पूरी जिंदगी काट सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात ये नहीं दूसरी बात ये कि और 2 साल में आपने उन्हें हटा दिया है वहां से, कुर्सी खींच ली नीचे से। नहीं मेरी बात पूरी होने दें। बिल्कुल। उनको वो जब हरियाणा से यहाँ पर डेपुटेशन पर आ रहे थे, तो अगर हुड्डा सरकार हुड्डा के विरुद्ध इतना ज्यादा थे तो हुड्डा उनको रिलीव क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन हमारा इस सबसे भी अलग, मेरा केवल एक विचार है ये कि अधिकारी अगर ईमानदार है तो वो जहां भी रहेगा उसकी ईमानदारी वहां सफल रहेगी, परिणामदायी रहेगी और प्रभावी भी रहेगी। मैं आपकी कोई अगर वो यहाँ जा नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आपने बात अपनी शुरू की कि क्या कोई अधिकारी बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहते हो कि 4 साल का टेन्योर है, 2 साल में आप खत्म कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार था तो हुड्डा ने उनको रिलीव क्यों नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं शास्त्री जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सवाल बिल्कुल स्पष्ट है भाई यहाँ पर कि वही तो मैं बिल्कुल स्पष्ट ही कह रहा हूं भाविज्ञान जी। जी प्लीज कहिए। अधिकारी अगर जहां भी रहेगा वो अपने स्वभाव और अपने प्रभाव के अनुसार ही रहेगा, और ऐसा नहीं कि अगर ऐसी जगह भेज दिया गया जहां वो ईमानदारी से नहीं रह सकते हैं या वहां पर उनकी ईमानदारी की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं कही जब अगर एक निर्णय ले लिया गया, टेक्निकली ये निर्णय ले लिया गया, और अगर हेल्थ मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि वो इस पद पर रहने के योग्य नहीं थे, तो इस पर इतनी चर्चा की आवश्यकता भी हमें नहीं लगता। क्यों नहीं चर्चा की आवश्यकता क्यों नहीं? मेरे ये बात आज तक समझ नहीं आ रही। चर्चा की आवश्यकता, हाँ चर्चा की बहुत आवश्यकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बाइट देकर कह दें कि अरे तो आधिकारिक मामले हैं, रोज होते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चर्चा बंद कर दूंगा इन मामलों पर। चर्चा की जरूर आवश्यकता है, और चर्चा की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक कारण अगर बनाया जा रहा है तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चर्चा की जरूरत है? हम भाग नहीं रहे हैं अभिज्ञान जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं। एक मिनट शास्त्री जी, इससे बेहतर हो कि आपके एक वरिष्ठ नेता है जेपी नड्डा, उनको आमंत्रित कर रहा हूं मैं, आए चर्चा करें और हृदय जोशी की बात को 100% गलत साबित करें। चर्चा की तो बहुत जरूरत है ना। नहीं देखिए, हृदय जोशी जी की बातों को तो मैं ही कह रहा हूं कि एक सांसद अगर उसको कुछ गड़बड़ी समझ में आती है, कहीं कहीं कोई कमी समझ में आ रही है, और अगर उस पर वो पत्र लिखता है तो ये कहां से गलत हो गया? अगर ऐसी बात होगी तो फिर सांसद लोग पत्र लिखना ही बंद कर देंगे, ध्यान आकर्षित ही करना बंद कर देंगे। नहीं सांसद आप यही चाहते हैं क्या? हृदय जोशी यही चाहते हैं कि सांसद पत्र लिखे, जहां अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई कमी है, तो उसको सांसद का अगर पत्र लिखना मसला बन जाता है तो फिर सांसद आए और सफाई भी दे और बताए कि किन परिस्थितियों में यह पत्र लिखा गया था। अगर आप फिर वो आए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आए आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठे, आए बात अगर ये बात उनके पत्र से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, उनके पत्र से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे बहस भी कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि उनके पत्र को पहले देख तो लिया जाए कि कितनी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जाते जाते मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, विषय किसी संजीव चतुर्वेदी का नहीं है। विषय यह है कि अगर कोई मसला उठने का अंदेशा होता है तो क्या उसमें कानून, कार्रवाई, नियम, कानून, ये सबको तोड़ मरोड़ कर कोई अलग मसला बनाए जाने की
कोशिश की जाती है। बहुत सफाई की जरूरत है और मैं सिरे से, मेरे पास 20 सेकंड का समय नहीं, मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं जो मुख्तार अब्बास नकवी का बयान है कि ये सब तो प्रशासनिक मामले हैं, ये उठने नहीं चाहिए। ये जरूर उठने चाहिए और अगर सांसद चिट्ठी लिखते तो आकर बहस भी करें, बात भी करें। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। नमस्कार। पूरा आमंत्रण है जेपी नड्डा साहब को मेरा।